एक बहुत गरीब और बेरोजगार लड़के अभिनव की शादी एक दिमाग हिला देने वाली वजह से शहर के करोड़पति की इकलौती बेटी अनन्या के साथ जबरन करवा दी गई थी। अभिनव अनन्या के घर जमाई बनकर रहता था और अपनी पत्नी अनन्या के अलावा सास, साले और नौकर की भी गालियां सुनता था। झोला लेकर निकले राशन पानी लेके अभिनव नाम के उस गरीब को आखिर क्यों लेने आई काले रंग की करोड़ों की कारें? क्या है उसकी असली सच्चाई? कौन है अभिनव? क्या था उसका राज जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे? जानने के लिए अभी डाउनलोड कीजिए पॉकेट FM और सुनिए द रिटर्न ऑफ टाइगर बिल्कुल फ्री। अरे ओ घर जमाई, जल्दी बाहर निकलना, बाथरूम साफ करके बाजार जाना है राशन लाने। अभिनव को पता था कि ये नौकर घर का पुराना नौकर है जिसकी इज्जत घर में अभिनव से कई गुना ज्यादा है। जी रघुया। नौकर अभिनव को 1000 रुपए और एक सामान की लिस्ट देकर बोला, जा भाग के बाजार जा और राशन लेके आ। और सुन, आज अनन्या मैडम का वो ऑफिस वाला दोस्त चिराग आने वाला है। अरे वही जिसके साथ लेट नाइट आती है। पति है ना तू उसका है? अब दोस्त की खातिरदारी तो करनी पड़ेगी। अब देख क्या रहा, जाना। अभिनव को उस नौकर की बात पर गुस्सा आ रहा था कि तभी अभिनव का फोन बजा और स्क्रीन पर नंबर देखकर अभिनव चौंक गया क्योंकि नंबर दुबई का था। अभिनव ने फोन पिक नहीं किया था और फटाफट पैसे, सामान की लिस्ट और झोला उठाकर साइकिल से बाजार चला गया। सब्जी मंडी में अभिनव को फिर से दुबई से वो कॉल आ रहा था, लेकिन अभिनव ने कॉल को रिसीव नहीं किया और आगे जाने लगा। तभी गज्जू भाई ने उसको रोका। गज्जू भाई उस एरिया का लोकल गुंडा था। उस गुंडे ने अभिनव को भांप लिया कि वो पप्पू जैसा लड़का है, इसलिए वो उसे और छेड़ने लगा। क्या बे सूरदास, मुझसे टकराने की हिम्मत कैसे हुई भी तेरी? बेटा, अब तो गज्जू भाई से टकरा ही गया है तो इसका हर जाना तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अभिनव उसे इग्नोर करके आगे बढ़ने लगा कि तभी गज्जू भाई ने उसे मारकर गिरा दिया। क्यों कर रहे हो आप लोग ये? साला भाई, ये तो वही घर जमाई है जिसकी एक खूबसूरत बीवी और वो अरबपति है। भाई, इसके घर में मेरा छोटा भाई नौकर है। ये बात। अभिनव इस इंसल्ट को बर्दाश्त करके सर झुकाकर आगे जाने लगा, लेकिन तभी गज्जू भाई ने उसकी कॉलर पकड़ा और बोला, फिर तो हम इसकी अरबपति बीवी को और पार्टी मनाएंगे अनन्या के साथ। ये सुनकर सभी गुंडे ठहाके मारकर हंसने लगे कि तभी अभिनव का फोन फिर बजा। क्या बे, तेरी डार्लिंग का फोन है क्या? जरा मैं भी तो सुनूं इसकी मीठी मीठी आवाज। आप लोगों को मुझे जो बोलना है बोल लो, बट ये फोन मत उठाना। ऐसा बोलते ही गज्जू भाई ने जरा भी देर नहीं की। हेलो अनन्या बेबी, बोलो। पर इसके बाद उस फोन पर गज्जू भाई से सामने वाले ने जो कहा उसे सुनकर गज्जू भाई थर थर कांपने लगा और पसीना पसीना होकर अभिनव के सामने लोट लगाकर बोलने लगा, हमें माफ कर दो भाई। अरे मैंने पहचानने में गलती कर दी आपको। तभी वहां धूल उड़ने लगी और सबने सामने देखा कि 3 काले शीशों वाली काले ही रंग की बड़ी बड़ी और महंगी गाड़ियां उन गुंडों के सामने आकर रुक गई। बोला था ना फोन मत उठाओ, उनको लोकेशन मालूम पड़ेगी मेरी। बाइक चालू कर, बाइक चालू कर। इतना कहते ही अभिनव उसमें से एक गुंडे के साथ बाइक से निकल गया। आसपास के लोग खड़े होकर यही सोच रहे थे, क्यों फोन उठाते ही आई ब्लैक कार्स। राशन किधर है? एक छोटा सा काम कहा था तुझसे, वो भी नहीं हुआ। सीरियसली अभिनव, बाजार से तुम सब्जी भी नहीं ला पाए। यू नो व्हाट, जाओ मेरे कमरे में जाके जाले साफ करो। तुम्हारे नाजुक हाथ उसी के लिए बने। यूजलेस। अनन्या अभिनव से जल्द छुटकारा पाना चाहती थी और उसे सबके सामने जलील करके वो खुद चाहती थी कि अभिनव ही उसकी जिंदगी से चला जाए कि तभी अनन्या को उसकी फ्रेंड का कॉल आया। हाँ काजल। हे अनन्या, तुम खंडाला अकरम सर की पार्टी में आ रही हो ना? वहाँ पे हमारे कॉलेज के सारे फ्रेंड्स आ रहे हैं। नहीं यार, मेरा मूड नहीं है, आई एम नॉट कमिंग। अनन्या, माफिया किंग अकरम सर का इनविटेशन है,
ना कहने का तो सवाल ही नहीं उठता। तुझे आना ही है और हम सब अपने अपने हस्बैंड के साथ आ रहे हैं। और तुझे ना अपने उस घर जमाई को भी साथ लाना है। तुझे उससे छुटकारा पाने का मौका मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे माफिया वर्ल्ड के कई लोग आने वाले हैं। यस, अभिनव को रास्ते से हटाने का ये सही मौका है। चल ठीक है, आ जाती हूँ, लेके आऊंगी उस निकम्मे पति को मेरे साथ। अभिनव ये खड़ा सुन ही रहा था कि तभी फिर से उसका फोन बजा और स्क्रीन पर दुबई का नंबर देखकर अभिनव घर से बाहर चला गया। मेरे निकम्मे पति के गांव से किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा था। चल ठीक है, ले आऊंगी उसे अपना ड्राइवर बना के। ओके ठीक है, मिलते हैं, बाय। और अब खंडाला में कुछ ऐसा होने वाला है जो अनन्या के भी होश उड़ा देगा। अगले दिन अनन्या अभिनव को लेकर कार से खंडाला आ गई कि तभी होटल को देखकर अभिनव की आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हारे पूरे खानदान में शायद तुम इकलौते इंसान होंगे जिसे इतने बड़े होटल में कदम रखने का मौका मिल रहा है। कि तभी वहां अनन्या के कॉलेज के बिगड़ैल रईसजादे दोस्त उसे मिले और उनमें से राज नाम का घमंडी लड़का जो अनन्या पर पहले से लाइन मारता था, उसने अभिनव को नीचा दिखाने के लिए कहा। अनन्या, ये क्या अपने हस्बैंड की जगह अपने नौकर को ले आई ट्रिप पर? यही मेरा हस्बैंड है। व्हाट? अभिनव के सिंपल से कपड़े देखकर अनन्या के फ्रेंड्स और उनके हस्बैंड मुंह बनाने लगे, पर आज जो होने जा रहा था उसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। और तभी होटल का मैनेजर आया और बोला, एक्सक्यूज मी सर, अकरम सर की पार्टी शाम में, तो अभी का लंच और ड्रिंक आप अपने एंड से पे कर सकते हैं। जैसे ही वेटर मेन्यू कार्ड लेकर आया तभी आर्यन नाम के लड़के ने अभिनव को फंसाने के लिए अनाउंस कर दिया। हे गाइस, आज खाने का बिल अभिनव भरेगा। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। लेट्स क्लैप फॉर अभिनव। महीने के 6,000 रुपए कमाने वाला ये नौकर हमारे लाखों के बिल भरेगा। क्लैप 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 क्लैप। अभिनव को समझ ही नहीं आया कि 1 मिनट में ये कैसे क्या हो गया, और वहीं अनन्या भी यही सोच रही थी। ये क्या किया अभिनव ने? ना तो मेरे पास इतने पैसे है कि मैं आज का बिल भर सकूं, और ये अभिनव तो खुद ही भीख पक्का है। और हाँ गाइस, अभिनव ने यह भी शर्त रखी थी कि अगर आज वो ये बिल नहीं भर पाता है तो राज अनन्या के साथ। व्हाट? अभिनव, अपनी औकात में रहकर शर्त लगाओ। मैं तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी नहीं हूँ जो मुझे तुम दाव पे लगा दोगे। अनन्या, मेरी बात सुनो, मैंने ऐसा कुछ Just shut up! Shut up! अभिनव यहाँ अनन्या को समझाने की कोशिश कर रहा था कि उसे फंसाया जा रहा है। अले 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 अले, शर्त लगा करके पीछे नहीं हटते। क्या हुआ? पैसे खत्म हो गए? वेटर! राज ने अभिनव को बोलने का मौका ही नहीं दिया। होटल के महंगे से महंगे फूड और ड्रिंक्स का ऑर्डर लगाता गया। तभी काजल की नजर एक बॉक्सिंग रिंग पर पड़ी। हे राज, तुम कॉलेज टाइम में बॉक्सिंग चैंपियन थे ना? तो क्यों ना तुम्हारे और अभिनव के बीच एक फाइट हो जाए? जब तक हमारा खाना आता है तब तक हमारा एंटरटेनमेंट भी हो जाएगा। ये सुनते ही सबके कान खड़े हो गए, क्योंकि राज वाकई बॉक्सिंग का वो खिलाड़ी था जिससे दूसरे कॉलेज वाले भी कांपते थे, और राज ने अब तक 25 लोगों की नाक तोड़ी थी। तभी अभिनव का फोन बजा। अभिनव सर का फोन आ रहा है, और पता है कॉल किसका आ रहा होगा? घर के रघु काका का। फोन करके कह रहे होंगे, ए अभिनव, सफाई करके नहीं गया क्या तू? तो क्या बोलता है फिर? हो जाए, आज पता चल ही जाएगा कि अनन्या के लिए कौन बेस्ट है, तू या मैं। अभिनव, अभी भी मौका है, मना कर दो। अभिनय जीजू, क्या तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं राज से कंपटीशन करने की? अभिनव को अब गुस्सा आ गया और उसने बोला, मैं बॉक्सिंग करूंगा। गाइस, तो आज अभिनव मार खाएगा और हम खाना। राज भी तैयार होकर बॉक्सिंग रिंग के अंदर आ गया। वहां दूसरी तरफ आर्यन और उसके दोस्त महंगे ड्रिंक्स और खाना ऑर्डर करने लगे। तभी राज ने अटैकिंग मोड में आकर अभिनव को एक पंच मार दिया और अभिनव के मुंह से खून निकलने लगा। यस!
इसके बाद लगातार राज अभिनव को पंच मारता रहा और उसे हाथ उठाने का मौका ही नहीं दिया। और सभी को यह लग रहा था कि अब तो अभिनव का काम तमाम हो जाएगा कि तभी अभिनव नीचे गिर गया। बस करो अभिनव, हार मान जाओ और बाहर आओ अभी। अनन्या के इतने कहते ही बॉक्सिंग रिंग के बाहर रखा अभिनव का फोन बजने लगा। अनन्या उसका फोन ना देख ले, इस जल्दी में अभिनव उठा और जैसे राज उस पर अटैक करने ही जा रहा था कि तभी अभिनव ने राज को एक इतना जोर का पंच मारा कि राज वहीं बेसुध होकर गिर पड़ा और अनन्या की नजर अभिनव के फोन से हटकर नीचे पड़े राज पर गई। बॉक्सिंग चैंपियन राज को अभिनव ने एक ही झटके में गिरा दिया। ऐसा पंच तो कोई प्रोफेशनल खिलाड़ी ही मार सकता है। ये अभिनव जरूर कुछ छिपा रहा है। तभी अभिनव बाहर आया और अपने फोन को उठाकर उसने रख लिया। कोई बात नहीं राज, अगर उसने तुझे यहाँ हरा दिया तो टेंशन मत ले। हमने बिल इतना ज्यादा बढ़वा दिया कि उसकी 7 जन्म भी ये बिल पे नहीं कर पाएगी। सर ये रहा आपका बिल 5,40,000। क्या? कोई बात नहीं, हमारे अभिनव साहब है ना, वो सबका बिल देंगे। पर तभी अभिनव को देखकर वो वेटर थोड़ा कंफ्यूज हो गया। उसके कपड़ों से उसने उसे तुरंत जज कर लिया था। सर रिसेप्शन में आइए प्लीज। ध्यान रखना कहीं ये भाग ना जाए। अब सबकी नजरें उस वेटर पर थी। अनन्या घबराहट में पसीना पसीना हो रही थी कि आज राज न जाने उसके साथ क्या करेगा। इसके बाद जैसे ही वेटर ने अभिनव के हाथ से काट लिया और स्वाइप किया तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ गया। क्या हुआ? अभिनव के कार्ड में बिल्कुल भी पैसे नहीं है क्या? इसके कार्ड में पैसे नहीं है तो बता दो ना, इसकी इज्जत की चिंता मत करो। यहाँ अनन्या के चेहरे पर रंग उड़ता जा रहा था क्योंकि अभिनव ने पैसे नहीं दिए तो राज आज अपनी सारी भड़ास उस पर निकाल लेगा। आखिर बात क्या है? क्या इनके पास बिल्कुल ही पैसे नहीं है? इससे पहले कि वेटर कुछ कह पाता, अचानक होटल के मेन डोर पर कुछ Z+ सिक्योरिटी गार्ड्स आ गए और सबका ध्यान उस तरफ चला गया। लगता है कोई सेलिब्रिटी आ गया। ओह माय गॉड, ये तो मिस्टर दिग्पाल है, अकरम सर के भी बॉस। जानते हो, इनसे मिलने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता है। जिस कंपनी में मैं मैनेजर हूँ उसी कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट किया है। आज तो मैंने भगवान के दर्शन कर लिए। मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव को पहचान लिया। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मिस्टर दिग्पाल ने अभिनव की तरफ देखा और सबको लग रहा था कि वो उनकी तरफ देख रहे हैं कि तभी राज आगे बढ़ा। अभिनव ने मिस्टर दिग्पाल को इग्नोर किया और मेन गेट की ओर चल दिया कि तभी मिस्टर दिग्पाल ने होटल के मैनेजर से कहा, मैनेजर, इसका और सबका बिल मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। ये कहकर मिस्टर दिग्पाल अपने रूम में चले गए। 1 मिनट में इतना सब हो गया कि किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये मिस्टर दिग्पाल ने पी रखी है क्या? शायद ये अभिनव को कुछ और समझ बैठे। अभिनव, पैसे तो मिस्टर दिग्पाल ने दिए ना, तो शर्त तो मैं जीता। तू कहाँ जा रहा है? और इस हिसाब से तो अनन्या मेरी हुई। और आज रात राज फोन ले। फोन बजते जा रहा था कि तभी राज ने अभिनव से बॉक्सिंग का बदला लेने के लिए उससे झल्लाते हुए कहा, कौन सा बड़े सुपरस्टार का फोन आ रहा है तेरे पास? बार बार बजे जा रहा है। एक काम करता हूँ, उठा लूं क्या? देख, तेरा जितना गुस्सा है तुम मुझ पे गुस्सा निकाले, फोन मत उठा के। राज ने इसे चैलेंज मान लिया और फोन उठा लिया। राज ने फोन स्पीकर पर रख दिया और फोन पर सामने से आवाज आई, बॉस, हमें आपकी लोकेशन मिल गई, हम आ रहे हैं आपको लेने। There is something critical. हमें किसी रिक्शे वाले, किसी कैब वाले का फोन था और वो अपने आप को कॉन्वॉय समझ रहा है। अनन्या को भी ये देखते हुए मजा आ रहा था, पर तभी हुआ ऐसा कुछ कि सभी की बोलती बंद हो गई। अरे ये तो करोड़ों का हेलीकॉप्टर है, ये अभिनव की टैक्सी का है।
इसके बाद अभिनव ने फोन पर कुछ कहा और हेलीकॉप्टर वहां से चली गई। तुरंत एक टैक्सी आकर अभिनव के सामने खड़ी हो गई। अबे खोदा पहाड़ और निकली चुईया। वही मैं कहूँ, इतने महंगे हेलीकॉप्टर में ये बैठेगा। देख टैक्सी आ गई इसकी। पर दुबई से बार बार आ रहे फोन और ये महंगी कार्स और हेलीकॉप्टर एक ऐसा राज खुलने वाले हैं जिसे जानकर आपके ही रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अभिनव जल्दी से टैक्सी में बैठकर जाने लगा कि तभी राज और बाकी लोगों को अभिनव पर शक होता है। गाइस, वैसे किसी को पता है क्या कि वो अपनी बीवी को यहाँ खंडाला में छोड़ करके कहाँ और किससे मिलने के लिए गया है? आपने जिस व्यक्ति को कॉल किया है वह अभी दूसरी कॉल पे व्यस्त है। हाउ डेयर यू अभिनव, तुम मुझे बिना बताए कहाँ चले गए? अनन्या, क्या तुमने कभी कोशिश नहीं की जानने की कि तुम्हारा वो निकम्मा पति किससे बातें करता है? क्यों ना ये अभिनव का पर्दाफाश कर दिया जाए। आज उसे रंगे हाथों पकड़ ही लेते हैं। इतना कहने के बाद राज ने अनन्या की कार निकाली और सबके साथ अभिनव जिस टैक्सी में था उसे फॉलो करने लगा। राज, जल्दी चलाओ ना। अभिनव, आज ना मैं तेरी पोल खोल कर रहूंगा। तू कहाँ जाता है और क्या क्या कांड करता है। राज और सबको लग रहा था कि आज अभिनव की असलियत सामने लाकर उसका मजाक उड़ाएंगे, पर इन्हें नहीं पता था कि इनके सामने अभिनव का आज वो सच सामने आने वाला है जिसकी इन्होंने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। क्या है अभिनव की सच्चाई? एक गरीब घर जमाई जो सिर्फ गालियां खाने के लिए पैदा हुआ है या कुछ और? कहीं मत जाइए, इन सभी का राज खुलने ही जा रहा है। रुको रुको। अभिनव की टैक्सी को अचानक पुलिस द्वारा चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। राज ने कार को कुछ दूर पहले ही रोककर तमाशा देखना शुरू किया। पुलिस इंस्पेक्टर अभिनव को बाहर उतारकर चेक करने लगा। तलाशी करने पर पुलिस को अभिनव के पास से एक गन मिली। गन देखते ही पुलिस इंस्पेक्टर ने अभिनव से कहा, क्या ये? गन कहाँ से आई तुम्हारे पास? लाइसेंस कहाँ है इसका? ये अभिनव के पास गन कैसे आ सकती है? अरे जो इंसान नौकरों से गालियां खाता हो, 500 रुपए उधार लेके अपनी खटारा मोटर में पेट्रोल भराता हो, उसके पास गन कैसे आ सकती है? शायद मैं अभिनव की सच्चाई जान ही नहीं पाई। गाइस, ये अभिनव तो क्रिमिनल निकला। अब आज देखो कैसे पुलिस वाले ने इसको मार मार करके सच निकलवाएंगे। मैं अपना मुंह सिर्फ कमिश्नर के सामने खोलता हूँ। अच्छा गाइस देखो, इसको पुलिस कमिश्नर चाहिए। सुन बे, ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, वरना यही उल्टा लटका के ऐसा मारूंगा ना, सारी औकात बाहर निकल आएगी। जो घर के नौकरों से भी डांटा जाता था, उसने आज पुलिस वाले का हाथ पकड़ लिया था। हाथ छोड़, मैं तो ऐसा तोड़ूंगा ना तुझे लाठी से। ये चिल्लाहट सुनते ही आसपास के सब पुलिस वाले भी घूम गए। अनन्या और राज के भी होश उड़ गए। अरे कोई कमिश्नर साहब को बुलाओ, ये आदमी पागल हो गया है। इतना हंगामा मचा कि तभी वहां सबको एक पुलिस सायरन सुनाई दी। ये क्या तमाशा है? सर, इन पर क्यों हाथ उठाया? कमिश्नर को देखते ही सबके चेहरे सफेद पड़ गए और जिस अभिनव को अभी तक बेइज्जती मिल रही थी, उसके सामने अब पुलिस भी खड़ी कांप रही थी। ये अभिनव की कमिश्नर तक पहचाने, पर कैसे? यहाँ अनन्या और बाकी लोगों के साथ पुलिस इंस्पेक्टर का दिमाग भी घूम रहा था। तुम्हें अपनी नौकरी से प्यार है या नहीं? किसने पकड़ा इनको? लेकिन सर, इसके पास इनके पास ये गन मिली सर। तो क्या हुआ?
सेल्फ डिफेंस के लिए है और मैंने ही गिफ्ट की थी ये गन बर्थडे पे। बर्थडे पे? पर अभिनव तो अपने बर्थडे पे अपनी मम्मी की सैंडल ठीक करवाने गया था और इसी बीच कमिश्नर ने उसे गन भी गिफ्ट कर दी। मैं सपना तो नहीं देख रही ना? अनन्या और बाकी सब कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे कि तभी कमिश्नर ने अभिनव को उसे बाइज्जत जाने दिया। पर जैसे ही राज अभिनव का पीछा करने के लिए कार में जाने लगा, तभी पुलिस इंस्पेक्टर ने उसे रोक दिया। कहाँ जा रहे हो इतने जल्दी? ये लड़कियां कौन है? चलो बाहर निकलो। सर वो हम अभिनव जी के साथ है, तो वो जहाँ जा रहे हैं हम भी वही जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, तुम लोग जाओ। वो अभिनव की टैक्सी का पीछा करते रहे। टैक्सी एक बहुत बड़े ही खंडर से होते हुए सड़क को क्रॉस कर ही रही थी कि तभी उसी खंडर की गलियों में से अचानक वो ब्लैक कार्स अभिनव के टैक्सी के आगे आ गई और अभिनव की टैक्सी के आगे पीछे चलने लगी। तभी वो 3 ब्लैक कार अभिनव के टैक्सी के साथ चलने लगी। Oh my God! क्या है अभिनव का दुबई से कनेक्शन और क्यों आ रहा था अभिनव को दुबई से कॉल? गरीब डिलीवरी बॉय अभिनव की बरसों पुरानी गर्लफ्रेंड ने उसे एक रईसजादे के लिए छोड़ दिया। फिर क्या था? प्यार में हारा अभिनव बेचारा दारू पीकर चढ़ गया जमीन से 50 फीट ऊपर बिल्डिंग के टेरेस पर। मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। मुझे तो तुम्हारे धोखे नहीं मार दिया। तुम खुश रहना उस रईसजादे के साथ। मैं चला। वो मजनू तो जान देने को तैयार था, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक अभिनव नीचे गिर गया, मगर वो गिरा भी तो कहां? लड़की का बिस्तर। हे भगवान, यहाँ पे कहां से आया? जी हाँ, उस टेरेस से गिरकर अभिनव पहुंच गया था शहर की सबसे खूबसूरत और रईस लड़की अनन्या के बिस्तर पर, जो उस वक्त चैन की नींद सो रही थी। मगर जैसे ही उसकी नींद खुली, कौन है तुम? और मेरे बिस्तर पे क्या कर रहे हो? मैं तो कुछ नहीं जानता। मैं कहां से आया? मुझे तो उसकी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे तो लग रहा है मैं भी एक सपना देख रहा हूँ। सपने से बाहर आओ और बताओ तुम कौन हो? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ओह माय गॉड, ये सब क्या चल रहा है बहना?
ये भिखारी तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? रंग रलियां बनाई जा रही हैं। सनी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे सवाल तो मुझे करना चाहिए बहना कि ये फटेहाल सा बंदा तुम्हारे बेडरूम में क्या कर रहा है? देखो भाई, मुझे तो खुद भी नहीं मालूम यहाँ कैसे आया। मुझे सिर्फ इतना है कि मैं टेरेस पे था, फिर। चुप करो, अभी पुलिस आएगी ना तो सारी सच उगलवाएगी तुमसे। ना बहना, पुलिस से कुछ ना कहना। शायद भूल रही हो आप सिंह परिवार की मर्यादा। सिंह परिवार के सारे फैसले एक इंसान लेता है, द ग्रेट किंग हरदेव पाल सिंह, यानी कि हमारे पूजनीय दादाजी। दादाजी का नाम सुनते ही अनन्या के माथे पर पसीना आ गया। अनन्या, हरदेव पाल सिंह न सिर्फ शहर के जाने माने रईस थे, बल्कि एक बहुत ही रूढ़िवादी और पुरानी सोच वाले सख्त आदमी थे, जो कहने को तो सूट बूट पहनकर घूमते थे, मगर उनकी मानसिकता 500 साल पुरानी थी। अनन्या ये सोचकर डरी जा रही थी कि दादाजी के आने के बाद क्या होगा कि तभी अनन्या, बाहर निकल। अपने दादाजी की बुलंद आवाज सुनकर अनन्या की सिट्टी पिट्टी गुम गई। वो इतना तो समझ चुकी थी कि दादाजी को शायद सब कुछ पता चल गया है, मगर कैसे? अब कब तक इस फटीचर के साथ बेडरूम में पड़ी रहेगी? बाहर आ जा, दादाजी तेरा इंतजार कर रहे हैं। अरे आप कहाँ जा रहे हैं भैया? सुनो, बड़े बुजुर्ग सच ही कहते हैं कि दारू सेहत के लिए हानिकारक होती है। अब देख, तेरी दारू आज तुझे कहाँ ले आई? और मेरी बहन को मेरे दादाजी के गुस्से से कौन बचाएगा? और तू साले डिलीवरी बॉय, तेरी तो ऐसी की तैसी हो गई। ये सुनकर अभिनव समझ गया कि ये सब जरूर इस सनी का ही किया धरा है। टेरेस से नीचे गिरकर शायद अभिनव बेहोश हो गया होगा और उसी बेहोशी की हालत में सनी ही उसे यहाँ ले आया होगा। मगर अब अभिनव के दिमाग में कुछ और ही सवाल चल रहे थे। भाई एक बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? सनी अनन्या का सगा भाई है भी कि नहीं? जहां अभिनव के मन में चल रहे थे ये सवाल, वहीं हरदेव पाल सिंह ले आए एक बड़ा पौधा। कदम जली, तेरी इतनी हिम्मत जो शादी से पहले एक लड़के से संबंध बना रही है। शर्म आती है मुझे तुझे अपनी पोती कहते हुए। दादाजी मेरा यकीन मानिए, मुझे नहीं पता ये लड़का कौन है। ये झूठ मत बोल, सब पता है, समझ रही है तू? ये मेरे माँ बाप की गलती है। अरे तुझे पढ़ाया लिखाया, बिजनेस भी करने दिया तुझे, इसलिए तू एक सड़क छाप लड़के को अपने कमरे में ले आई। हरदेव पाल ने अभिनव के हाथ में कुछ ऐसा देखा जिसे देखकर वो चौंक गए। आपको शर्म आनी चाहिए, एक दादा होकर अपनी पोती पे हाथ उठा रहे हो, उसको इतना घिनौना इल्जाम लगा रहे हो। अकल ठिकाने है कि नहीं आपका? अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। आज तक किसी ने भी हरदेव पाल से ऐसे बात नहीं की थी, और यहाँ एक मामूली सा डिलीवरी बॉय शहर के जाने माने रईस से जुबान लड़ा रहा है। साले तेरी इतनी हिम्मत, मेरे दादा से जुबान लड़ाता है? गोलियों से भून डालूंगा तुझे। सनी छोड़ दे इसे। सनी को समझ नहीं आया कि उसके दादाजी ऐसा क्यों कह रहे हैं, पर उसके पास अपने दादाजी की बात मानने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। हरदेव पाल ने अभिनव को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर अनन्या को देखते हुए बोला, अनन्या, इस लड़के का नाम जो भी हो, लेकिन तुझे इस लड़के से शादी करनी होगी। नहीं दादाजी, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? मैं इसका नाम भी नहीं जानती हूँ। ए लड़की, ज्यादा अनजान मत बन। हरदेव सिंह के कानून को तू जानती है। बिना चू चपट किए शादी कर ले तू, और वो भी आज ही। नहीं दादाजी, मैं इस फटीचर से शादी नहीं करूंगी मैं ये शादी। तो ठीक है सनी, अपनी बहन को फार्म हाउस ले जाओ, जिंदा गाड़ दो उसे। ये सुनकर अनन्या सिहर उठी
वो जानती थी कि जो हरदेव कह रहा है वो करवा भी सकता है, क्योंकि इससे पहले भी सिंह खानदान में जिस किसी ने भी हरदेव पाल सिंह के कानून की खिलाफत की, उसका यही अंजाम हुआ है। अनन्या भी अब अपने दादा के सामने लाचार हो गई थी। वहीं अभिनव जानता था कि अगर उसने अनन्या से शादी नहीं की तो एक मासूम लड़की उसकी वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठेगी। फिर क्या था, 1 घंटे के अंदर ही उसी हॉल में अनन्या और अभिनव की शादी हो गई। शादी की पहली रात अनन्या की जुबान पर बस एक ही सवाल था। नाम क्या है? अभिनव, बट मेरे पापा मुझे प्यार से जो भी बुलाते हो मुझे फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन लो, कि शादी शादी नहीं, एक मजबूरी है। भले दुनिया के लिए हम पति पत्नी हो, पर इस कमरे में हमारा रिश्ता सिर्फ 2 अजनबियों का है। अभिनव भी जानता था कि महलों की रानी अनन्या का उसके जैसे डिलीवरी बॉय से क्या मिले, पर वो ये नहीं जानता था कि अगर भगवान ने उन दोनों को मिलवाया है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होगा। आज मेरे दोस्त अकरम के जन्मदिन की पार्टी है और अनन्या, तुम उस पार्टी में हमारे नए दामाद को अपने साथ लेकर के जाओगी। वैसे तो अनन्या उस पार्टी में नहीं जाना चाहती थी, मगर दादाजी का हुक्म टालना उसके लिए नामुमकिन था। मजबूरी में अभिनव को भी अनन्या के साथ जाना पड़ा, मगर वहां उसका सामना उससे हुआ जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक गया। तुम यहाँ? जी हाँ, अभिनव के सामने खड़ी थी उसकी वही एक्स गर्लफ्रेंड वैभवी, जिससे प्यार में धोखा खाकर अभिनव टेरेस पर चढ़ गया था। कहने को तो वैभवी भी अभिनव की तरह कम पैसों वाली ही थी, मगर कुछ ही दिनों पहले शहर का जाना माना रईसज़ादा देवेन उसके प्यार में पागल हो गया और उसी के चलते वैभवी ने अभिनव को लात मार दी। देवेन ने जब अभिनव को वैभवी से बात करते देखा तो बोला, कौन है बेबी ये फटीचर? ओह, कहीं ये वही डिलीवरी बॉय तो नहीं जो तुम्हारे प्यार में टेरेस से कूद गया था? हाँ बेबी, ये वही देवदास की औलाद है। जरूर यहाँ डिलीवरी करने आया होगा, है ना? इतने में वहां सनी पहुंच गया, जो पहले से ही उस पार्टी में मौजूद था। क्या बात है जीजा जी, आप यहाँ पिज्जा डिलीवरी करना है? जीजा जी, आपकी शक्ल देखकर लगता तो है कि आप एक गरीब खानदान से, और इतना गरीब कि डिलीवरी बॉय बन गए। छी 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 जीजा जी। सनी, तू इस फटीचर को जीजा क्यों बोल रहा है? कहीं तू ये तो नहीं कहना चाहता कि... हाँ, मैं यही तो कहना चाहता हूँ कि मेरी बहन ने इन्हीं के साथ में शादी करी है। ये है मेरे बहन के पति परमेश्वर, यही है मेरी बहन के पति, प्यारे प्यारे पति। ये सुनकर पार्टी में मौजूद हर शख्स की होश उड़ गए, मगर जो सबसे ज्यादा बौखलाया वो था अनन्या का सबसे पुराना दीवाना चिराग। नहीं अनन्या, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं इतना रईस और हैंडसम हूँ, तुमने इस फटीचे के साथ शादी करनी? अरे ऐसा क्या हो गया तो तुमने इस भिखारी से शादी कर ली? अरे मैं बताता हूँ ना चिराग कि मेरी प्यारी बहन ने इसके साथ में शादी क्यों कर ली। और फिर बड़े ही नाटकीय ढंग से सनी बड़ी महफिल के सामने उस अनोखी शादी के बारे में बताने लगा। कैसे अनन्या के बिस्तर में मिला अभिनव, कैसे दादाजी ने कहा उसे, और कैसे एक डिलीवरी बॉय के साथ बंध गई अनन्या। सनी ये सब बताया जा रहा था और सब फुसफुसा कर हंसे जा रहे थे, मगर अनन्या की आंखों में थे आंसू। रोती रोती बेचारी अनन्या दौड़ते हुए वहां से भाग गई। अरे अनन्या के पीछे अभिनव भी वहां से जा रहा था, मगर सनी ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। अरे जीजा जी, आप कहाँ जा रहे हैं जीजा जी? आप तो हमारी महफिल की शान हैं, आपका होना भी बाकी सम्मान है। अरे आइए आइए जीजा जी, ये खास आपके लिए लगवाई है। ये कहते हुए सनी ने अभिनव को एक बड़ी ही सुंदर मगर साथ ही खतरनाक नजर आने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। ए सनी, तू पागल हो गया? अरे ये इस चेयर पे कैसे बैठ सकता है? तू जानता है ना ये चेयर किसकी है? अरे तो चुप कर यार देवेन, अब मेरे प्यारे जीजा जी हैं तो मुझे पता है ना सम्मान कैसे देना है। हाँ, जो भी है जैसा भी है, हमारे दोस्त सनी का जीजा जी है यार, इसका सम्मान तो करना पड़ेगा ना। बिल्कुल करना पड़ेगा, क्यों नहीं। चिराग की बात सुनकर देवेन भी समझ गया कि अब सनी अभिनव का काम तमाम करके ही रहेगा। अब पता चलेगी इस डिलीवरी बॉय को इसकी असली औकात। भाई आपको बैठाते हैं आपकी हॉट सीट पे, खास आपके लिए बनवाई है स्पेशल। बैठिए, अरे जीजा जी बैठिए बैठिए।
और फिर जैसे ही अभिनव उस चेयर पर बैठा, अचानक ही उस चेयर से पूरे हॉल में बहुत ही तेज साउंड वाले अलार्म बजने लगे। क्या हो रहा है ये सब? तूने क्या किया? द माफिया किंग की कुर्सी पर बैठ गया। अबे तू गया। वो खास चेयर थी द माफिया किंग गैंग के मालिक अकरम की, और इस चेयर में अकरम के अलावा किसी और को बैठने की इजाजत नहीं थी। कौन है वो माका लाल? जिसने माफिया किंग की कुर्सी पर बैठने की हिमाकत की? सूट बूट पहने, हाथों में एक इम्पोर्टेड सिगार लिए, अब खुद अकरम वहां पहुंच गया था। अलार्म्स की आवाज सुनकर वो समझ गया था कि किसी ने द माफिया किंग की कुर्सी में बैठने की गुस्ताखी की है। तू है वो हरामजादा। अब तुझे अकरम की कहर से कौन बचाएगा? सर मुझे माफ करो, इस चेयर के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम था। जहां अभिनव अकरम के आगे गिड़गिड़ा रहा था, वहीं अकरम की आंखें अभिनव की अंगूठी पर टिकी हुई थी, जिस अंगूठी में टाइगर बना हुआ था। उस अंगूठी को देखते ही अचानक अकरम के चेहरे पे छाया हुआ गुस्सा खौफ में बदल गया, मानो उस अंगूठी को देखकर अकरम को कुछ याद आ गया हो। टाइगर, टाइगर, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें पहचानने में गलती कर दी बेटा। रियली सॉरी। अरे अकरम अंकल, आप इस फटीचर के सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अरे फटीचर! साला किसको बोला बे? ये कुर्सी भी इसकी है और ये कारोबार भी इसका है। ये है हमारे माफिया किंग का असली मालिक, हमारा टाइगर। तो ये है रियल टाइगर। आपने आखिर क्यों अभिनव के आगे अकरम जैसे खतरनाक डॉन ने घुटने टेक दिए? क्यों अकरम अभिनव को कह रहा था टाइगर? क्या याद आया था अकरम को अभिनव की उस अंगूठी को देखकर? और अब क्या नया मोड़ लेने वाली है अभिनव और टाइगर की कहानी? अकरम को अपने पैरों में झुकता देख अभिनव के दिमाग में आया कि कहीं उसका राज अनन्या के सामने ना आ जाए, इसलिए उसने अकरम को अपने पैरों से उठाते हुए घूरा, जिससे वो समझ गए कि टाइगर अपनी असली पहचान सबके सामने नहीं लाना चाहता। तभी अभिनव ने उनसे कहा, क्या यार अकरम भाई, आप भी बहुत मजाकिया हो, आदत गई नहीं आज तक। जवाब में अकरम ने भी नकली हंसी हंसते हुए कहा, अब क्या करे, इतने सालों बाद मिले हो, इतना तो बनता था। इन दोनों को यूं मजाक करता देख सनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप निकल जाना ठीक समझा। वहीं दूसरी ओर अनन्या अभिनव की पहचान देखकर हैरान थी, लेकिन वो इतनी बिजी हो गई थी कि उसे अभिनव से सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिला, और इसके बाद वो दोनों घर चले गए। दूसरे दिन उठकर दोबारा अभिनव को अकरम से मिलने जाना था। अभिनव जल्दी से तैयार होकर जब अकरम के पास पहुंचा तो अकरम उसे देखकर काफी खुश हो गया और कहा, आखिरकार हमने तुम्हें ढूंढ ही लिया टाइगर। टाइगर? हाँ, मैं पिछले 18 सालों से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। तुम हमारे टाइगर हो, हमारे इस हजारों करोड़ के बिजनेस एम्पायर के वारिस, जिसे हम तीनों दोस्तों ने मिलकर शुरू किया था। मैं, तुम्हारे पापा संजय और राणा अग्निहोत्री। इतना कहते ही अकरम ने दीवार पर टंगी एक तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया, जिसमें संजय, अकरम और राणा तीनों मौजूद। राणा को देख अभिनव को झटका लगा। उसकी आंखों के सामने वो दिन फिर से हरा हो गया जो वो हर सुबह देखकर उठता था। उस रात अभिनव के पिता को जिस आदमी ने गोली चलाई थी वो राणा था। दोस्त होने के बावजूद राणा ने अभिनव के पिता के साथ गद्दारी की थी। अभिनव की आंखें चिंगारी सी लाल हो गई। ये देख अकरम ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? नहीं, मैं ठीक हूं। आपको मुझसे कुछ बात करनी थी ना? हाँ, मैं तुम्हें हमारी कंपनी द माफिया किंग के बारे में कुछ बताने वाला था। हम तीनों ने मिलकर द माफिया किंग को खड़ा किया था, जिसके नाम से पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटी और इस देश का बड़े से बड़ा आदमी कांपता था। पर तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब बिखर गया। इस बीच हमारे कुछ दुश्मन भी पैदा हो गए। उनमें से एक दुश्मन है दिग्पाल छिंगावत। वो सालों से तुम्हें ढूंढ रहा है। वो तुम्हें मारकर हमारा नामो निशान मिटा देना चाहता है। फिलहाल द माफिया किंग का सारा काम राणा का बेटा मोंटी संभाल रहा है, लेकिन अब से कंपनी के कुछ फैसले तुम्हारे हाथों में होंगे। अपने पिता के काम को अब तुम्हें ही आगे बढ़ाना है टाइगर। ये सुनते ही अभिनव हैरान हो गया। कल तक उसकी जेब में 100 रुपये भी नहीं थे,
और आज अचानक वो हजारों करोड़ की कंपनी का मालिक हो गया था। इसके बाद अभिनव अपनी नौकरी पर गया और वहां उसके बॉस ने उसे खूब सुनाया, क्योंकि कल अभिनव काम पर नहीं आ पाया था, जिसके कारण उसके बॉस को बहुत नुकसान हुआ। बात यहां तक पहुंच चुकी थी कि उसके बॉस ने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद अभिनव ने अपने बॉस से कहा, ठीक है, मैं जा रहा हूं, इस महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए। कल जो तेरी वजह से हमारा नुकसान हुआ, अगर मैं उसकी भरपाई तेरी सैलरी से भी करूं तो भी नहीं होगी। शुक्रमना मैं वो नहीं मांग रहा हूं, अब निकल यहां से। ये आप क्या बोल रहे हो? मैंने पूरे महीने काम किया है, एक दिन नहीं आया तो आपका 25,000 का नुकसान हो गया। मैं तब तक यहां से नहीं जाऊंगा जब तक मुझे मेरी सैलरी नहीं मिल जाती। हाँ, अच्छा रुक, अभी देता हूं तुझे तेरी सैलरी, उसके बॉस ने कहा और टेबल पर रखी घंटी बजा दी। अगले ही पल कमरे का दरवाजा खुला और 4 बाउंसर अंदर घुस आए। उठाकर पटक आओ, बाहर इसको। बॉस के मुंह से यह सुनते ही वो चारों ने अभिनव पर धावा बोल दिया, लेकिन इससे पहले उनमें से कोई अभिनव पर हमला कर पाता, अभिनव ने उन्हें पटकनी दे दी। देखते ही देखते बॉस के सारे आदमी ढेर हो गए थे। बॉस यह देख हैरान रह गया था। अभिनव अब सीधा बॉस के पास आया और बोला, चुपचाप मेरी सैलरी दे दो। बॉस ने घबराहट में अपने ड्रॉर में से चेक निकाला और उस पर अमाउंट भरकर कांपते हाथों से अभिनव को थमा दिया। अभिनव ने चेक देखा और ऑफिस से बाहर निकल गया। इधर अभिनव जब ऑफिस से बाहर पहुंचा तो उसे एक अनजान नंबर से कॉल आया। अभिनव ने कॉल उठाया और बोला, हेलो हेलो टाइगर, अकरम बोल रहा हूं। हाँ कहिए। टाइगर, मुझे तुम्हें किसी से मिलवाना है, वो हमारे माफिया वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा नाम है और साथ ही तुम्हारे पापा और मेरा जिगरी यार बलराज। मैं चाहता हूं बलराज को पता चल जाए कि टाइगर लौट आया है, इसलिए शाम को डिनर के लिए होटल सफायर पहुंच जाना। मैं तुम्हें एड्रेस भेज रहा हूं। अकरम के मुंह से बलराज का नाम सुनते ही हैरान हो गया। उसने बलराज का नाम पहले भी सुना था। इस शहर में बलराज का नाम बच्चा बच्चा जानता था और हर आदमी उसके नाम से कांपता था। ऐसे में अभिनव को भी उससे मिलने में घबराहट हो रही थी। जिस बलराज से वो घबरा रहा था, असल में वो उसी का बॉस होने वाला था। आपको सच में लगता है कि मुझे बलराज जी से मिलना चाहिए? अभिनव ने अकरम से पूछा। वो अभी तक बलराज के नाम से कांप रहा था। अकरम भी उसकी घबराहट समझ गया था। ऐसे में उसने हंसते हुए कहा, बलराज जी नहीं, सिर्फ बलराज। तुम टाइगर हो यार, और जंगल के सारे जानवर टाइगर के नाम के आगे जी लगाते हैं, लेकिन टाइगर किसी के नाम के आगे जी नहीं लगाता। चलो मिलते हैं शाम को। इतना कहकर अकरम ने फोन रखा और अगले ही पल अभिनव को एड्रेस भेज दिया। शाम को अभिनव होटल सफायर जाने के लिए तैयार होने लगा था। उसने ग्रे कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट्स पहनी थी। अभिनव के पास पहनने के लिए इससे अच्छा और कुछ नहीं था। उसने अपने घर से एक कैब ली और सीधा होटल सफायर पहुंच गया। जैसे उसने होटल को बाहर से देखा तो वो देखता ही रह गया। उसने आज तक इतने बड़े होटल को इतने पास से नहीं देखा था। अकरम ने अभिनव को अपने साथ अंदर आने का इशारा किया। अभिनव अकरम के पीछे चला जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि बलराज भी अपने भारी भरकम पैरों के साथ अभिनव के पीछे आ रहा था। कुछ देर के बाद वो होटल के एक आलीशान से कमरे के बाहर आ चुके थे। इससे पहले कि वो अंदर जाते, एक चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर उनके पास आया और बोला, वेलकम बॉस, कैन आई गेट यू समथिंग? हाँ, हमारे पास कौन कौन सी लिकर अवेलेबल है उसकी लिस्ट जरा भिजवा दो। सर इफ यू डोंट माइंड, मुझे सारी अवेलेबल लिकर्स के नाम याद है। हमारे पास टकीला है जो 5 लाख की है, वोडका 8 लाख, विस्की 10 लाख और जिन 11 लाख। उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने मुस्कुराते हुए कहा। सारी लिकर्स की कीमतें सुनकर अभिनव के होश उड़ गए। इतने में अकरम ने कहा, आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आए हैं, इसलिए जो सबसे महंगी है वो ले आओ और साथ में बाकी चीजें भी लेते आना। अंडरस्टूड सर, उस चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने कहा और फिर वहां से निकल गया। इतने में अकरम ने बलराज से कहा, मैंने तुम्हें एक बहुत ही जरूरी खबर देने के लिए यहाँ बुलाया है। हमें संजय का बेटा टाइगर मिल गया है, लेकिन वो अभी अंडरकवर है, इसलिए मैं तुम्हें उससे बाहर नहीं मिलवा सकता था। अकरम के इतना कहते ही 2 चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर अंदर आए और उन्होंने वाइन और बाकी चीजें टेबल पर रख दी। एनीथिंग एल्स सर? चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर ने पूछा। अकरम ने ना में सिर हिलाया
और उन दोनों को जाने का इशारा कर दिया। दोनों चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर वहां से निकल चुके थे। इधर बलराज ने बॉटल उठाई और अपना ग्लास भरना शुरू कर दिया। बलराज ने बॉटल वापस रखी, एक नजर अभिनव को देखा और बोला, तो टाइगर यही है। बलराज ने कहा और ग्लास अपने होठों से लगा लिया। वो ग्लास में से पैनी नजरों से अभिनव का चेहरा देख रहा था। हाँ, यही है हमारा टाइगर। मैं चाहता था कि ये हमारी टीम के बड़े और भारी मेंबर्स से मिले। एक बार सबसे मिलने के बाद हमें जिस तरफ बढ़ना है उस तरफ टाइगर ही हमें लीड करेगा। सॉरी अकरम, लेकिन मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। माफ करना दोस्त, पर सारी बातें तुम कर रहे हो। हमारा टाइगर गूंगा है क्या? तुम्हें टाइगर के बारे में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए, अकरम ने कहा। यह सुनते ही अभिनव को हंसी आ गई। उसने हंसते हुए एक पल के लिए बलराज को देखा और बोला, मुझे तुम्हारी बोल्डनेस अच्छी लगी। तुम बॉस होगे, लेकिन भूलो मत कि तुम किसके सामने बैठे हो। मैं टाइगर हूं और मैं गूंगा नहीं हूं। मैं यहां अपनी गद्दी लेने आया हूं। सिर्फ अकरम की शाबाशी से काम नहीं चलेगा प्यारे। मैंने यह एक्सेप्ट नहीं किया कि तुम टाइगर हो। तुमने कहा कि तुम साबित कर सकते हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं। यह सुनते ही अकरम के कान खड़े हो गए। वो जानता था बलराज क्या करने वाला है। उसने बीच में आते हुए कहा, क्या कर रहे हो बलराज? लेकिन बलराज ने अकरम को हाथ के इशारे से चुप रहने के लिए कहा और फिर अभिनव की तरफ देखते हुए बोला, चलो लड़ाई करते हैं। अगर तुम हारे तो भूल जाना कि तुम टाइगर हो। हमसे कुछ पैसे लेना और गुड़गांव से जितना दूर हो सके उतना दूर सेटल हो जाना। अरे नहीं बलराज, ये सही नहीं है, अकरम ने घबराहट में कहा। बलराज जवाब के इंतजार में अभिनव को देख रहा था। अकरम ने अभिनव को देख ना में सिर हिला दिया। अभिनव ने अकरम से नजर हटाई, बलराज को देखा, अपना ग्लास उठाया, एक सांस में सारी शराब गटकी और जोर से ग्लास टेबल पर पटक कर बोला, कब करनी है लड़ाई? यह सुनते ही बलराज के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अकरम के होश उड़ गए थे। क्या? नहीं टाइगर, होल्ड होल्ड, तुम्हें कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है, अकरम ने अभिनव से कहा। वो अभिनव को किसी तरह की परेशानी में नहीं डालना चाहता था। अकरम, मैं जो कर रहा हूं अपनी मर्जी से कर रहा हूं। बलराज जो आज मेरे मुंह पर बोल रहा है, मैं नहीं चाहता कि कल को कोई भी एरा गेरा मेरे पीठ पीछे बोले, अभिनव ने कहा और बलराज की आंखों में देखने लगा। जब अकरम ने अभिनव की आंखों में संजय जैसे तेवर देखे तो उसने गहरी सांस ली और सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दिया। लगभग 1 घंटे के बाद बलराज अभिनव और अकरम के साथ अपनी प्राइवेट अरीना में आ गया था। यह वही अरीना थी जहां पर बलराज अक्सर लड़ाई किया करता था। तो अकरम मियां, किस पर दाव लगाओगे, मैं या ये? बेवकूफी भरा सवाल है बलराज। टाइगर के होते हुए किसी और पर दाव लगाया जा सकता है क्या? अकरम ने जवाब दिया। बुरी तरह पछताओगे, मुंह छिपाने की भी जगह नहीं मिलेगी, बलराज ने हंसते हुए कहा और रिंग में दाखिल हो गया। दोनों के बीच लड़ाई शुरू हुई और बलराज चिंघाड़ते हुए अभिनव की तरफ दौड़ा। उसने जैसे ही अभिनव पर पहला मुक्का मारा तो अभिनव एक बार को सन्न रह गया। बलराज किसी हाथी जैसा लग रहा था। उसका मुक्का अभिनव की नाक तोड़ता उससे पहले अभिनव को होश आया और उसने अपना सिर नीचे झुका लिया। बलराज का मुक्का खाली गया और वो पलटकर अभिनव को देखने लगा। उसके चेहरे पर हंसी थी। बलराज फिर से भागते हुए अभिनव की तरफ आया। उसने फिर से हवा में मुक्का ताना। अभिनव ने फिर से अपना सिर झुकाया और बलराज की पीठ पर घुमाकर एक लात मार दी। बलराज धक्का खाकर रिंग पर गिर गया। इधर अभिनव दूसरे कोने में खड़ा हो गया था। बलराज को इस बार गुस्सा आया। वो फिर से तेजी से अभिनव की तरफ बढ़ा और अभिनव ने झुककर उसके पैर पर लात मार दी। बलराज अपने आप को संभाल नहीं पाया और फिर से नीचे गिर गया। ये देख अकरम को मजा आ गया। उसने बलराज से कहा, सरेंडर कर दो बलराज, क्यों अपना रिकॉर्ड खराब कर रहे हो? मैं बाहर किसी से नहीं कहूंगा कि तुम टाइगर से हारे थे। बलराज ने गुस्से में फर्श पर अपना हाथ मारा और झटके से खड़ा हो गया।
इसके बाद उसने एक के बाद एक अभिनव पर मुक्के बरसाना शुरू कर दिए। अभिनव ने अपने आप को उसके मुक्कों से बचाया और आखिर में जैसे ही बलराज का मुक्का अभिनव के चेहरे पर पड़ने वाला था, अभिनव ने उसे रोका और बलराज के पेट में एक मुक्का मार दिया। बलराज दर्द के मारे नीचे झुका। इतने में अभिनव ने बलराज के पीछे आकर अपने दोनों हाथ उसकी कमर में कसे और उसे हवा में उठा दिया। ये देख अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था। आखिर में अभिनव ने बलराज को एक पल के लिए हवा में थामा और फिर उल्टा पटक दिया। बलराज के मुंह से चीख निकल गई। ये कहां से सीखा? कहीं से नहीं, ये टाइगर को विरासत में मिला है, उसकी गद्दी के साथ, अभिनव ने कहा। इतने में अकरम ने उसके पास आकर अभिनव को गले से लगा लिया और बलराज को चिढ़ाते हुए बोला, टाइगर 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 टाइगर। बलराज की कमर में मोच आई थी, पर उसने हंसते हुए अभिनव से कहा, चलो शराब पीते हैं, आज की पार्टी मेरी तरफ से। इस बात पर अकरम ने कहा, ऐसे नहीं, ऐसे पूछो कि टाइगर, क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे? क्या आप मेरे साथ शराब पीना पसंद करेंगे मेरे टाइगर? बलराज ने कहा और अभिनव के सामने नीचे झुक गया। अभिनव ने मुस्कुराते हुए बलराज को उसके कंधे से पकड़कर ऊपर उठाया और बोला, क्यों नहीं। ठीक इसी वक्त अभिनव का फोन बज उठा। उसने देखा अनन्या का फोन था। हाँ अनन्या, मेरे मम्मी पापा वापस आ गए हैं। जो कुछ भी हुआ उसके बारे में उन्हें पता चल चुका है। वो तुमसे मिलना चाहते हैं। तुम अभी के अभी मेरे दादाजी वाले घर आओ। अभिनव ने फोन जेब में डाला। इतने में अकरम उसके पास आया और बोला, क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ अकरम, सॉरी बलराज, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगा। मुझे अभी अपने ससुराल जाना पड़ेगा। मेरे सास ससुर आए हुए हैं। ससुराल? तुमने शादी कब की? बलराज ने चौंकते हुए कहा। लंबी कहानी है, फिर कभी बताऊंगा, अभिनव ने जवाब दिया। बलराज ने आगे कहा, वैसे अकरम, हमें मोंटी को बुलाकर बता देना चाहिए कि नहीं, अभी नहीं। जब तक चीजें साफ नहीं हो जाती तब तक किसी को भी भनक नहीं लगनी चाहिए कि टाइगर लौट आया है। मोंटी जो कर रहा है उसे करने दो, अकरम ने कहा। इतने में अभिनव ने कहा, चलो मैं निकलता हूं। अकरम, तुम्हें याद है ना, मुझे कल से एक नई नौकरी। हाँ, तुम कल ऑफिस आ जाओ, मैं अपने सेक्रेटरी को बोल दूंगा, तुम्हारा काम हो जाएगा। ये सुन अभिनव ने अकरम और बलराज से हाथ मिलाया और वो बाहर आ गया। उसने अपने जाने के लिए एक कैब बुक कर ली थी। जैसे ही वो कैब में बैठने वाला था कि इतने में अकरम भागते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। अभिनव ने देखा उसके हाथ में कुछ था। इतने में अकरम पास आया और उसने एक छोटा सा बैग अभिनव को थमा दिया। इसमें क्या है? वही शराब जो हमने होटल में पी थी। अपने सास ससुर को पिलाना। उनकी पूछतों ने भी कभी इतनी महंगी शराब नहीं पी होगी। अकरम ने कहा और इस बात पर दोनों हंस पड़े। आखिर में अभिनव ने कहा, इन सब के लिए थैंक्स, थैंक यू सो मच। और तुम्हें भी वापिस आकर हमारी उम्मीदें जिंदा करने के लिए, अकरम ने कहा। अभिनव मुस्कुराया और वहां से निकल गया। गाड़ी अनन्या के घर के बाहर आकर रुकी। अभिनव नीचे उतरा और गहरी सांसें लेते हुए घर के अंदर पहुंच गया। उसने देखा कि अनन्या के माता पिता यानी शर्मिला और राजीव सोफे पर बैठे हुए थे। वो उन्हें देखते ही पहचान गया था। वो दोनों भी अभिनव को अंदर आते हुए देख रहे थे। अभिनव जितने अच्छे से मुस्कुरा सकता था वो उतने अच्छे से मुस्कुरा रहा था। नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते पापा जी, ये मैं आपके लिए लाया था, अभिनव ने हिचकिचाते हुए कहा और बोतल उन दोनों की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने अभिनव को देखते ही अपना मुंह फेर लिया था, लेकिन राजीव की नजर जैसे ही बोतल पर पड़ी तो उसने तुरंत अभिनव के हाथ से बोतल ले ली। क्या बात है, ये तो काफी महंगी लग रही है। माय गॉड, क्या खुशबू है, देखो, राजीव ने कहा और बोतल शर्मिला की तरफ बढ़ा दी। शर्मिला ने उसे झटके से दूर किया और बोली, क्या तुम भी? मुझे तो लगता है कि ये कहीं से बोतल चोरी करके लाया होगा। तुम्हें लगता है कि इसके जैसा आदमी इतनी महंगी शराब अफोर्ड कर पाएगा? जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में हमें सब कुछ पता है। अनन्या को भी नहीं पता ये सब कैसे हुआ, और मुझे भी लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी गड़बड़ हुई है। पर जो भी हो,
अब तुम्हारा और अनन्या का जो रिश्ता है उसे बदला नहीं जा सकता। अभिनव ने हाँ में सिर हिला दिया। वैसे भी जो कुछ हुआ उसका उसे मलाल नहीं था। अगर वो अनन्या से नहीं मिलता तो वो अकरम से कभी नहीं मिल पाता। साथ ही वो बाहर की दुनिया में अनन्या का नाम भी खराब नहीं होने देना चाहता था। ऐसे में वो भी नहीं चाहता था कि ये शादी टूटे। राजीव ने आगे पूछा, तो तुम काम क्या करते हो? मैं डिलीवरी बॉय का काम करता था, लेकिन मुझे आज नौकरी से निकाल दिया गया है। अभिनव ने कहा। उसके ये शब्द किसी बम की तरह उन दोनों पर गिरे। इससे पहले कि शर्मिला कुछ कहती, राजीव ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें जल्द से जल्द कोई नई नौकरी ढूंढनी होगी। अब तुम जा सकते हो, राजीव ने शांति से कहा। अभिनव उठा और बाहर निकलने लगा। इतने में शर्मिला के गुस्से में और एक उबाल आया और वो अभिनव के पीठ पीछे बोली, देखो कैसा ढीठ है, ओवर कॉन्फिडेंस देख रहे हो इसका? जेब में 10 रुपया नहीं है पर चल ऐसे रहा है जैसे किसी जंगल का टाइगर हो। भाड़ में जाए ऐसा कॉन्फिडेंस। और तुम, नौकरी का मतलब ये नहीं कि कल को तुम पार्किंग लॉट में बैठकर लोगों की गाड़ियों की रसीद काटो। मेरा मतलब है एक नौकरी जैसी नौकरी। अगर कल तक तुम्हें वो नौकरी मिल जाती है तो तुमने जो कहा है मैं उसके बारे में सोच सकती हूँ। शर्मिला से ये सुनते ही अभिनव के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। शर्मिला को नहीं पता था कि अभिनव कौन है और उसके पीछे किसका हाथ है। उसने मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया और घर के अंदर जाने लगा। रात बहुत हो चुकी थी और उसे पता था कि इस वक्त वो अपने घर नहीं जा सकता। उसने सोचा था कि वो अनन्या के कमरे में जाकर सो जाएगा। क्या है, रात हो गई है, मैं अपने घर नहीं जा सकता, मुझे सोने के लिए जगह चाहिए। तो क्या, तुमने मुझे यहां मम्मी पापा से मिलने के लिए बुलाया था ना, तो अब तुम जगह दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें फिर से अपने कमरे में आने दूंगी? तो और मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे नहीं पता। अनन्या ने दरवाजा बंद किया और दूसरी तरफ से चिल्लाते हुए बोली, नौकरों की जगह मालिकों के कमरों में नहीं, घर के स्टोर रूम में होती है। यह सुनते ही अभिनव को बुरा लगा, पर वो कर भी क्या सकता था। उसने बस बंद दरवाजे को देखा और हताशा से अपना सिर हिलाने लगा। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।